नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं सपूत 2.0 बैच में, जो है आपके इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के लिए। तो सपूत 2.0 बैच में ये मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, तो सब जानते हैं कि केमिस्ट्री। और ये केमिस्ट्री किन ट्रेड्स के लिए है, तो ये है आपके नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए ही है। तो जो बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले हैं वही ये क्लास लें, क्योंकि केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड इसमें अच्छा खासा है। बाकी अगर आप जीडी क्लर्क है ना, बाकी इन सब से संबंधित हैं, तो इस क्लास को अभी स्किप कर दें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है, तो हम धातु, अधातु और उपधातु के पार्ट सेकंड पर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो उससे पहले सभी साथियों को गुड इवनिंग और जय हिंद। चलिए स्टार्ट कर लें। तो सभी आ जाइए और एक बार देखिए, जब भी आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। पीडीएफ तो आती है, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात होनी भी चाहिए। पीडीएफ आपको मिल रही है, लेकिन अपना एक रफ नोटबुक जरूर रखें, उस पर पेन चलाएं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो कॉपी पेन का सहारा लेकर हमेशा रहना है जब भी आप स्टडी कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास भैया टॉपिक हमने बता दिया है, हम आते हैं धातु का निष्कर्षण, यानी कि हम मेटल को कैसे निकालते हैं। क्या मेटल बारिश की तरह ऊपर से गिरता है? ठीक है, लोहा ऐसे नीचे गिर गया, उठाकर हमने उसकी टेबल बना दी, क्या कुछ ऐसा है? नहीं। हमें जितना भी धातु होता है हमें जमीन से निकालना पड़ता है। अब जमीन से क्या डायरेक्ट निकाल लेते हैं? नहीं, डायरेक्ट जमीन से भी नहीं निकाल सकते। जमीन से कुछ और निकालते हैं, उसके अंदर से धातु साफ करके, गलाकर, पिघलाकर, अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके, तब हम धातु निकालते हैं, मेटल निकालते हैं। यानी कि जो आपको लोहा मिल रहा है वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं घुमा घुमा कर वो आपको लोहा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल फोकस करके चलना है कि हम पूरा का पूरा सिक्वेंस करेंगे। ठीक है बेटा, डेमो 1 से लेकर 23 दिन का टारगेट था, तो आपको पता चल गया होगा। आपका रिप्लाई आशीष पांडे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अयस्क पर। अयस्क को हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप खनिज निकालते हो, जमीन से मिनरल निकालते हो, तो उससे आप धातु, मेटल निकालते हो। अगर वो अच्छी तरीके से निकल गया, जैसे देखो सामने आपके, इसमें से धातु, मेटल अगर अच्छी तरीके से आप निकाल लो, कम खर्चे में निकाल लो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अयस्क कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। बस इतना सा काम है ना। ये पत्थर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बहुत सारी चीजें होगी, दूसरे अलग तरीके के इम्प्योरिटी होगी, अशुद्धि होगी। इसमें से धातु अलग कर लो, मेटल अलग कर लो। अगर नोट कम लगे, खर्चा कम लगा, टाइम कम लगा, मजा आ गया मेटल निकालते वक्त, तो इसको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे? और कहेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं। वे खनिज खनिज कौन से होते हैं? जो भूमि से निकाले जाते हैं, है ना, जमीन से निकाले जाते हैं। वे खनिज जिनसे सरलता पूर्वक व कम खर्च में धातु निकाले जाते हैं। धातु निकाले जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metals are extracted easily। अब वो easily कैसा हो? वो पैसों से आसान हो, हर एक तरीके से आसान हो। ठीक है, चलिए तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सर साथ में क्वेश्चन भी कराया करो। बेटा अगर साथ साथ में क्वेश्चन भी कराने लग गए ना, तो टॉपिक गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं हर एक उसमें क्वेश्चन नहीं लाता हूं, मैं क्वेश्चन उस तरीके के लाता जरूर हूं, हर एक तरीके के लेवल के। तो इसलिए टेंशन मत लो। जब भी आप कभी साइंस पढ़ते हो, तो साइंस में एक टॉपिक के बाद ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीधा 10 क्वेश्चन कर लें।
मान लो वो टॉपिक नहीं आया पेपर में, 10 के 10 क्वेश्चन की तबाही हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा टॉपिक्स को रखो, लिंक करो। साइंस में हर एक टॉपिक दूसरे से लिंक करता है, तो इसलिए ध्यान रहे। ठीक है, पहले अपने कॉन्सेप्ट समझिए। डायमंड क्या है? डायमंड में से धातु नहीं निकाली जा सकती, पहली बात तो। डायमंड कार्बन होता है। ठीक है, चलिए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम अयस्क कहेंगे, ये वाला। ठीक है, बढ़िया वाला जो खनिज होता है, मिनरल होता है, उसको हम और कहते हैं। आइए, क्या अलग अलग धातु के, अलग अलग मेटल के पत्थर भी अलग अलग होंगे? पत्थर का मतलब अयस्क, और हाँ जी, अलग अलग होंगे। अगर आप लोहा निकालना चाहते हो तो आपको अलग तरीके का अयस्क चाहिए। अगर आप कॉपर निकालना चाहते हो तो आपको अलग तरीके का अयस्क चाहिए। अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो आपको किसी दूसरी जगह जाकर खुदाई करनी पड़ेगी और आपको अयस्क अलग मिलेगा। तो जैसे मान लो आप झारखंड चले गए तो आपको लोहे के अयस्क मिलेंगे, है ना। ऐसे ही बहुत सारी जगह हैं जहां पर अलग अलग धातु के अलग अलग पत्थर, अलग अलग कैटेगरी मिलती है। ठीक है, चलिए, कहानी क्लियर है? बहुत समझ में आया? अच्छा, अब क्वेश्चन कहां से आने वाला है? क्वेश्चन आने वाला है अलग अलग मेटल के अलग अलग अयस्क, नाम पूछता है। चलिए, हाँ जी, नाम पूछता है, आते हैं। तो देखो, ये कुछ अयस्क के नाम हैं, ये इनके सूत्र हैं, और किस धातु के हैं ये मैंने साइड में लिख रखा है। आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये टेबल आपके लिए है। मुझसे ये मत कहना कि सर समझ नहीं आया, क्योंकि ये समझाने का काम ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में क्या है, उत्तर प्रदेश है, फिर कोई बच्चा कहे समझ नहीं आया, मैंने समझाया भी नहीं, मैंने कहा सिर्फ भारत में उत्तर प्रदेश है। ऐसे ही कुछ टेबल्स ऐसे होती हैं जिसमें समझने का काम से ज्यादा याद करने का काम होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। याद नहीं हो रहा है, अच्छा, बच्चों का डाउट है कि याद नहीं हो रहा है। पहली बात तो प्यारे बच्चे, अगर पहली बार है आप कुंदन कुमार, तो पहली बार याद करने में दिक्कत होती है। आपको अपने घर का रास्ता कैसे याद है? क्योंकि आपने उसको कई बार रिपीट किया होगा, इसी वजह से याद है ना। 25-30 सालों तक घर ना जाओ, भूल जाओगे। तो जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं वो याद होता है, नहीं रिपीट करते तो नहीं याद रहता है। वो सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, किसी विद्वान के लिए भी है। कोई सा भी बड़े से बड़े टीचर का नाम ले दो, वो रिपीट करता है। चलिए, सबसे पहले सोडियम। सोडियम का अगर मैं बात करूंगा कि यहां पर सोडियम किससे निकाला जा सकता है, तो इसको बोरेक्स से निकाला जा सकता है सोडियम को। और बोरेक्स का सूत्र आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, Na2B4O7 × 10H2। हाँ जी, सूत्र याद करने हैं, सूत्र याद करने हैं। जिसको याद करना है कंपलसरी उस पर मैं टिक लगा कर करूंगा, बाकी आप याद करिए तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर दूसरे पे बात करेंगे, नंबर 2 पर बात करेंगे। तो नंबर 2 पर कौन सा है? एल्यूमिनियम। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP, इसको तो करना ही करना है एल्यूमिनियम का। तो इसमें बॉक्साइट, ये तय होता है, बॉक्साइट। ठीक है, ये रहा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का तो याद करके ही जाना है। बॉक्साइट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3 × 2H2। बॉक्साइट का तो आपको करके ही जाना है। ठीक है, करके ही जाना है। चलिए, ठीक है बेटा, मैं कह चुका हूं कि इंग्लिश की बुक का अब बाकी वो टीम ही बताएगी। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कैसे नहीं याद होता है ना। आप खुद सोचो, 2 चीजें होती हैं जो हमेशा याद करवाती हैं, पहला है डर और दूसरा है लालच। और लोग कहते हैं कि डर और लालच रखना बहुत गलत बात है। मैं ये कहता हूं कि डर और लालच थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख लो, याद हो जाएगा। डर किस बात का? एग्जाम क्रैक नहीं होगा, थोड़ा सा रख लो। लालच किस बात का? एग्जाम निकल गया तो पूरी जिंदगी मजे मजे हैं, पैसा छपेगा, मौज आएगी, देशभक्ति करने का मौका मिलेगा, स्टेटस होगा, शादी बढ़िया सी होगी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों अपने अंदर रख लो, फिर देखो कैसे सूत्र याद ना होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे बॉक्साइड Al2O3 × 2H2। आगे कोरंडम, अच्छा एक बार पूछ लिया था, Al2O3 है सिर्फ ये कोरंडम का। और फिर है तीसरा कौन सा? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का कौन सा होता है? Na3AlF6। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बॉक्साइट। ठीक है, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है, कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ध्यान रखेंगे, एक एल्यूमिनियम का, दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों से एल्यूमिनियम निकाले जा सकते हैं। पहले वाले का नाम बॉक्साइट, सूत्र आपके सामने है। दूसरे वाले का नाम कोरंडम Al2O3 है। ठीक है, और
क्रायोलाइट, ये कौन सा, Na3AlF6, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला कौन सा है, अगला है तीसरे नंबर पर कैल्शियम। अगला है तीसरे नंबर पर कैल्शियम। कैल्शियम के लिए कौन सा याद रखना है, डोलोमाइट। अभी इसके बारे में बात बताऊंगा। डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, ये कौन सा है आपका कैल्शियम। एक बात ध्यान रखना, यही जो है ये वाला डोलोमाइट, ये मैग्नीशियम के लिए भी होता है। किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए भी यही है, कैल्शियम के लिए भी यही होता है डोलोमाइट, और मैग्नीशियम के लिए भी यही होता है, दोनों सेम है, ठीक है, कैल्शियम के लिए भी और मैग्नीशियम के लिए भी, CaCO3 और MgCO3, इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों निकलते हैं, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर अगर कैल्शियम के लिए आपको और चाहिए तो आप ले सकते हैं फ्लोरस्पार। तो फ्लोरस्पार क्या होता है, CaF2, कैल्शियम निकालने के लिए अगर चाहिए तो CaF2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही बात है। CDT सोहिल खान, हाँ जी, हरिओम यादव, बिल्कुल आपकी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। चलिए अगला कॉपर, भैया ये भी इंपॉर्टेंट है कॉपर, ठीक है। जो भी ऐसे वाले धातु जो बाजार में सबसे ज्यादा मिलते हैं, नॉर्मल तरीके से मिलते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो कॉपर के यहां पर हम कितने देख पा रहे हैं, क्यूपराइट पहले नंबर पर, कॉपर ग्लास दूसरे नंबर पर, और कॉपर पायराइट तीसरे नंबर पर, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको 1 मिनट में ही याद कर लो, पूरे 2 दिन लो, 4 दिन लो, पर याद जरूर कर लो। जैसे क्यूपराइट, तो क्यूपराइट का फॉर्मूला है Cu2O, क्यूपराइट Cu2O, ठीक है। अगला कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर ग्लांस है Cu2S, ग्लांस जहां पर आता है समझ जाना ऐसा आता है, कॉपर ग्लांस कौन सा हो जाएगा, Cu2S हो जाएगा। फिर कॉपर पायराइट, तो कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होगा, CuFeS2। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताएंगे। क्लास रुक गई, कहां क्लास रुक गई है, देखो क्लास तो चल रही है बढ़िया सी है, मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, चैट चल रहे हैं, ठीक है। क्लास रुक जाती तो मुझे पहले पता होता। Fe क्या है गुरुजी, Fe लोहा होता है, Fe लोहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप बताना, कॉपर का ऐसा कौन सा अयस्क है, सुनना जरा ध्यान से, कॉपर का ऐसा कौन सा अयस्क है जिसमें से लोहा भी निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, टिक लगाओ, जल्दी बताओ। जितने फॉर्मूले मैंने दिए हैं उतने ही फॉर्मूले याद कर लो बस, ठीक। नहीं, मैग्नीशियम वाले का सूत्र नहीं बदलेगा, वैसा का वैसे ही रहेगा। तो अब मुझे बताओ, कॉपर का ऐसा कौन सा अयस्क है जिसमें से लोहा भी निकाला जा सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब आपको सूत्र याद होगा तो आप तुरंत बता दोगे, है ना। चलो ये वाला है, उसका नाम क्या है, कॉपर पायराइट, ये रहा CuFeS2, कॉपर पायराइट, देखो तीर का निशान सामने सामने, CuFeS2 कॉपर पायराइट। चलिए अब आते हैं किस पर, नंबर 5 पर। नंबर 5 पर क्या है, Ag, सिल्वर, ठीक है। Ag इसको क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं। अगर आपको चांदी निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्यारे बच्चों हॉर्न सिल्वर। क्या चाहिए, हॉर्न सिल्वर चाहिए, और हॉर्न सिल्वर का जो सूत्र होता है AgCl होता है, हॉर्न सिल्वर का जो सूत्र होता है AgCl होता है। कहानी क्लियर है जी, बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, इसी को ही कहते हैं दम लगाना। अच्छा, और भी याद करने हैं, हाँ जी ठीक, और भी याद करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं। नंबर 6 जिंक, है ना, एक एक करके एक दिन में याद भी करोगे ना, हो जाएगा। जैसे आज दिन है, उस दिन से हम जिंक का याद करेंगे, बस जिंक का याद करो, छोड़ दो। फिर उसके बाद अगले दिन हम ये 2 याद करेंगे, ये याद करो, छोड़ दो। कौन कहता है पूरी टेबल एक साथ याद करो, करनी नहीं है पूरी टेबल एक साथ याद, ठीक है। चलो, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलेमाइन, ये 3 है, ठीक है। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS, जिंकाइट, जिंकाइट ZnO, ऐसे याद कर लो, जिंक ब्लेंड, ठीक है, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, ZnS, ZnO। फिर है कौन सा, कैलेमाइन, और कैलेमाइन होता है ZnCO3, कैलेमाइन कौन सा है, ZnCO3। फिर मैं बताऊंगा मैंने जब कंपटीशन के एग्जाम दिए थे तो मेरे में कौन सा वाला आया था, ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा, ठीक है।
चलिए, हॉर्न सिल्वर यूज क्या है? हॉर्न सिल्वर से सिल्वर निकाला जाता है। इनके यूज मत देखो, ये बस देखो इनसे ये निकाला जाता है। अगर मैं कहूं हॉर्न सिल्वर, तो हॉर्न सिल्वर AgCl से क्या निकाल सकते हो? Ag निकाल सकते हो। इसका यूज सिर्फ धातु मेटल निकालने के लिए ही है। तो जिसके सामने लिखा है वही निकाला जा सकता है। जिंक ब्लेंड है तो जिंक निकाल लो, जिंकाइट है तो जिंक निकाल लो, कैलेमाइन है तो जिंक निकाल लो। ठीक है, चलिए आगे कौन सा होगा? Hg। आगे कौन सा है? Hg। Hg का एक है सिनेबार, बहुत इंपॉर्टेंट है सिनेबार Hg, और इसको फॉर्मूले में रखा गया HgS। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। बताओ सिनेबार का सूत्र क्या है, या सिनेबार किस मेटल के लिए है? बताओ किस मेटल के लिए है? आ गया क्वेश्चन। इनमें से सिनेबार किस मेटल के लिए है? नहीं बेटा, जीडी के लिए नहीं है, जीडी के लिए नहीं है, ये आपका सिर्फ टेक केमिस्ट्री यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वालों के लिए है। ठीक, ये वाला HgS हो गया। बचा है क्या? तो बस सूत्र याद है तो सब कुछ याद है। ठीक है, ओके। Hg क्या होता है? अच्छा, Hg मरकरी होता है। Hg प्यारे बच्चों क्या होता है? मरकरी होता है। अगर मेरी पहले की क्लास आपने देखी होगी तो बिल्कुल इसको याद होगा। मैं किसी भी चीज को छोड़कर नहीं चलूंगा। पारा, मरकरी, मरकरी निकालने के लिए लिया जाता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास? अगले आते हैं। अगला है लोहा, इंपॉर्टेंट है भैया, IMP। हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, हेमेटाइट। और अगर आपको इनमें से याद है तो बिल्कुल थम्स अप करके दे सकते हो कि हमें इनमें से बहुत कुछ याद है। ठीक, मैं भी तो देखूं कि पहले इसके बच्चे कितने याद करके बैठे हैं। हेमेटाइट Fe2O3। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का कौन सा होगा? Fe3O4। देखो, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। अगला सिडेराइट, अगला कौन सा है? सिडेराइट, और सिडेराइट होता है FeCO3। सिडेराइट कौन सा होता है? FeCO3। अब एक बात ध्यान देना, जो ये FeCO3 है, ये वाला मेरे कंपटीशन में आया था CPO के। CPO का फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू। 2015 में जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे ये याद रह गया है अभी तक कि सिडेराइट का फॉर्मूला पूछा था मुझसे। मुझसे क्या, वो सारे बच्चों से पूछा था। ठीक है, तो क्या होगा? बिल्कुल सिडेराइट का फॉर्मूला। अब याद है तो क्लिक कर दोगे, याद नहीं है तो गई कहानी, FeCO3। ठीक है, चलो जी आगे। नंबर 9, नंबर 9 पर कौन सा है? लेड। PB को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। और लेड का क्या है यहां पर? गैलेना। लेड क्या है यहां पर? गैलेना। और ये है हमारा पास कौन सा? PBS। गैलेना क्या होता है? PBS है। गैलेना क्या है? PBS है। चलो, कहानी क्लियर है? ओके, दो छोटू से और याद रखने हैं। लो जी, मैग्नीशियम का मैंने आपसे पहले कहा था कि डोलोमाइट जो होता है वो मैग्नीशियम के लिए भी होता है। डोलोमाइट किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए भी होता है। तो देखो, ये मैंने बताया था आपको। एक इप्सम लवण, ये मैंने पहले ही करा चुका है। इप्सम लवण MgSO4 × 7H2O, इप्सम लवण, इप्सम लवण। ठीक, और कार्नेलाइट, कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, यह है आपका कार्नेलाइट। सर आपसे सही लगाया था एग्जाम में। बेटा अगर साइंस का भी मुझसे गलत हो जाता तो फिर मैं तो आता ही नहीं है। पर साइंस में तो मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर जाता था कि अगर 6, 5, 7, 8 जो भी क्वेश्चन आ जाएंगे सेकंड के हिसाब से टिक लगाने का टारगेट था मेरा। जियोग्राफी की PDF नहीं डली है, ठीक है, मैं बोल देता हूं। ठीक है, आपकी PDF आ जाएगी। हमें सब याद है। अरे वाह, ऐसा बालक चाहिए मुझे। सर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? प्यारे बच्चों पहली बात देखो, सुनो, नर्सिंग असिस्टेंट में 15 क्वेश्चन, टेक्निकल में 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मत पूछो, ये पूछो टॉपिक इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक से कभी 2-4 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन और इतने सारे टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो ये मत पूछो कि कितने क्वेश्चन जाएंगे, ये पूछो कि इसमें से कितना पॉइंट कर लें कि पेपर में सीधा सीधा आ जाए। ओके ना? बिल्कुल सही। इस टॉपिक में से कितना कर लें कि पेपर में करके आ जाए। 15 में से देखो, 15 की गारंटी तो ब्रह्मा ही ले सकते हैं।
15 में से 13 14 में दिलवा दूंगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर कटने का मतलब 1 2 नंबर क्वेश्चन हटने का, बेकार होने का गारंटी तो भैया किसी के पास नहीं है कि 15 में से 15 ही दिलवा दें। 13 14 12 13 13 14, अगर 12 13 14 12 13 15 में से बढ़िया है तो ये स्कोर बहुत लाजवाब है, ठीक है। चलिए आएंगे आगे, यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम के बारे में कौन जानता है, मुझे बता सकता है। यह है यूरेनियम, इसको नाभिकीय ईंधन कहते हैं। यूरेनियम, अगर आपको यूरेनियम निकालना है, यूरेनियम यूरेनियम, तो इसके लिए पिच ब्लेंड लेना पड़ता है, आ चुका है पेपर में, ठीक है। पिच ब्लेंड U3O8। अब जिस पेपर की बात करेंगे तो ये अधिकतर पेपर में आपको मिलेगा, तो कहां पर आपको लगेगा कि नर्सिंग असिस्टेंट का लेवल तो वैसे भी डाउन नहीं है, तो यूरेनियम का पूछ सकता है U3O8 किसका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अच्छा, ये तो हो गए हमने कुछ मेटल देखे, और मेटल्स को हमने कैसे कैसे निकालना था वो तो यहां पर है। मेटल किससे निकालना था, अयस्क के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जो भी मैंने दिया है उसके आपको ऑर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर देखेंगे कि प्रक्रिया कैसे होती है। धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगर आपको किसी तरीके का मेटल निकालना है, किसी तरीके का मेटल निकालना है, तो भैया यहां से शुरुआत करके यहां पर आना पड़ेगा। अब देखना, आपको याद रखना पड़ेगा शुरू की लिस्ट से कैसे कैसे, पॉइंट टू पॉइंट काम करेंगे, देखते हैं, ठीक। देखो नंबर 1, सबसे पहले अयस्क को ले लो। मान लेता हूं मैं ऐसे, मैं आ गया यहां पर, आपने कहा भैया जी हमें लोहा निकाल कर दिखाओ, ठीक है। भैया जी हमें लोहा निकाल कर दिखाओ। सर इंपॉर्टेंट लगा दो। मैं तो इंपॉर्टेंट लिख भी रहा हूं, लगाने की तो दूर की बात है। देखो ये रहा, ये आते ही आते हैं, बाकी तो सब आपको याद करना ही है, ठीक है। चलो अब फिर से आ जाएं। मान लो आपने कहा कि भैया जी हमें लोहा निकाल कर दो, फिर मैं कहूंगा अच्छा लोहा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ले लेता हूं, हेमेटाइट ले लेता हूं तो लोहा निकल जाएगा। फिर किसी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिंक निकाल कर दो मुझे, फिर मैं कहूंगा जिंक भी निकल जाएगा। मैं जिंक ब्लेंड ले लेता हूं, इससे लेकर मैं जिंक भी निकाल दूंगा। लो जी बिल्कुल सही बात है, पर निकलेगा कैसे, सारी बात तो वही है। हाँ जी, तो निकलने के लिए आपको इन सारी प्रक्रिया से जाना पड़ता है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है। सबसे पहले आपने ले लिया भैया अयस्क, यानी कि और ले लिया, मान लो जिंक ब्लेंड ले लिया, और उससे आपको जिंक निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, जो भी आपने पत्थर लिया है, अयस्क लिया है और लिया है, उसको साफ करना पड़ेगा, सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है। लो तो क्या करना पड़ेगा, अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ और, पहली बात होगी। फिर दूसरी बात, अयस्क जो भी लिया है उसका हम क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड का मतलब उसके पीछे ऑक्सीजन लाएंगे। अगर पहले से ही है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं है तो ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे हमने मान लो यहां पर ZNS ले लिया, अब इसके पीछे ऑक्सीजन नहीं है, तो पहले तो उसको साफ करेंगे, इसमें से कूड़ा कबाड़ा अलग निकालेंगे। फिर अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, चेंजिंग इनटू ऑक्साइड, इसको किस में बदल देंगे, ऑक्साइड में बदल देंगे, ZNO आ जाएगा। ये तो हो गया, चलो ठीक। उसके बाद नंबर तीसरा क्या होगा, जो भी आपने ऑक्साइड बनाया है, जो भी आपने ऑक्साइड बनाया है, तो ऑक्साइड का अपचयन करा दो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, यानी कि जो भी आपने अयस्क लिया है और लिया है उसको साफ करके उसमें ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन लगाने के बाद इसमें से ऑक्सीजन हटा दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये एक ही है, ये एक ही है, ये एरो का साइन यहां से हटा दो। ऑक्साइडों का अपचयन, तो ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ जिंक बचेगा। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, अपचयन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। अब फिर से देख लो, शुरू में अयस्क ले लिया, ZNS ले लिया और उठा लिया, इसमें से साफ कर लो इसको, तो साफ कर दिया। फिर इसमें ऑक्सीजन लगा दो, लग गया। इसका ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बचा, Zn, तो क्या हो गया, धातु अलग हो गई, सेपरेशन ऑफ मेटल हो गया।
सेपरेशन ऑफ मेटल हो गया, धातु अलग हो जाएगी, जिंक अलग हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, नंबर 4 पर इसको साफ कर लेते हैं, तो धातु का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि ये क्या हो गया, प्योर जिंक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्योर जिंक हो जाएगा, शुद्ध जिंक हो जाएगा। अब देखो सीरीज में चलते हैं फिर से, चलो बताओ। सबसे पहले जेडएनएस ले लिया। कहां से लिया जेडएनएस, देखो यहां से लिया, ये रहा जेडएनएस ले लिया। हमारा टारगेट है जिंक ब्लेंड से जिंक निकालना। देख लो टारगेट कितना खतरनाक है। जेडएनएस ले लिया, इसको पहले क्या करोगे, साफ करोगे, जो भी कूड़ा कबाड़ा है साफ करोगे। साफ करने के बाद इसमें ऑक्साइड लगा देंगे, सल्फर हटाकर ऑक्सीजन लगाओगे। उसके बाद ऑक्सीजन ही हटा दोगे, जैसे ही ऑक्सीजन हटा दोगे तो जिंक अलग हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइडों का अपचयन, रिडक्शन, या फिर धातु का निकलना। फिर जेडएन मिलते ही आप इसको साफ कर दो, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। ये है सीरीज बस। तो पहले शुरू में ले लो, साफ करो, ऑक्साइड में बदलो, ऑक्सीजन खत्म कर दो, धातु आ जाएगा मेटल, उसको साफ कर लो, यही कहानी है पूरा ये लेवल। ठीक, अरे हाई लेवल बेटा करोगे तभी तो आपके पेपर के लेवल को कवर कर पाओगे। अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करते रहोगे, आपको आदत है तो छोटू मोटू तो ऐसे उड़ा दोगे, है ना, छोटू मोटू तो ऐसे उड़ा दोगे। वो हाई लेवल इसी वजह से हम रखते हैं कि कोई बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में ना बैठा रहे। अरे 15 में से तो 14 कर ही दिए हैं, हमें तो तैयारी की जरूरत ही नहीं है। हमेशा जब भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन उसमें से हाई लेवल के जानबूझ के रखे जाते हैं कि बच्चा तैयारी पर बना रहे। ठीक है, समझे मेरी बात, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ें, ओके बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं आगे के पॉइंट में। ये तो थी सीरीज, अब क्या है, कुछ पॉइंट पे काम करते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है। अच्छा, अब जमीन की बात करने लगते हैं। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा पृथ्वी पे कौन सी धातु मिलती है, हम उसको निकाल कर काम में ला सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको जरा लिंक करता हूं, आप बताना। मान लो कि मार्केट है, ठीक है, मार्केट में टमाटर इतना सारा आ गया, इतना सारा आ गया, इतना सारा आ गया कि पूरी मार्केट में टमाटर टमाटर ही दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ उसका रेट, उसका पैसा सस्ता होगा लोगों के लिए या महंगा होगा, इतना बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहां पे बता दूंगा। बेटा सिलेबस खत्म करने के लिए मैं क्लास में 2-2 बार बोलता हूं, 1 डेमो से लेकर 23 दिन, ठीक है। ऑक्सीजन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हटाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम होता है। तो अगर मार्केट में बहुत सारा टमाटर आ गया तो टमाटर के रेट सस्ते हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हमारी पृथ्वी पे जो चीज सबसे ज्यादा है मार्केट में, उसके रेट सस्ते होंगे। अब किसके रेट सस्ते हैं, लोहा, कॉपर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की कटोरी लेने जाओगे ना तो 15-10 रुपए की भी कटोरी मिल जाएगी। तो जो सस्ता होगा वो सबसे ज्यादा है ना। जैसे पानी, पानी तो लोग उड़ाते ही हैं, वो उन्हें लगता है कि फ्री का ही है ना, क्योंकि बहुत सारा है। जब वो कम हो जाएगा तो वो पेट्रोल पंप की तरह मशीनों में कहीं मिलेगा, बोतलों में, ठीक है, सस्ता रेट होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम का बड़ा सस्ता रेट है, एल्यूमिनियम की कटोरियां, चम्मच बड़े सस्ते मिलते हैं, तो ये सबसे ज्यादा होता है। और ये हो गया आपका कौन सा, एल्यूमिनियम, एल। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। ओके जी, ये तो बात समझ में आ गई। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। अयस्कों से धातु को निकालना, अगर मैं शुरू में अयस्क लेता हूं और उसमें से अगर धातु निकालता हूं तो उसको क्या कहेंगे, उस पूरे प्रोसीजर को क्या कहेंगे, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक को क्या कहेंगे, तो इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं धातु कर्म। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु कर्म। शुरू से लेकर आखिरी तक धातु निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। तो इस बात को पूरा फोकस करके चलेंगे। अयस्कों से धातु को निकालना धातु कर्म कहलाता है। मैं इसको लिख दूं, क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में मेटलर्जी कहलाता है।
मेटलर्जी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। चलो आगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द और इज कॉल्ड, जो हम अयस्क लेते हैं और लेते हैं, जमीन से पत्थर निकालते हैं, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धि होती है, जो हम नहीं चाहते हैं, उनको फेंकना चाहते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है गैंग। उसको क्या नाम दिया गया है? गैंग नाम दिया गया है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, ठीक है जी। गैंग, GANGUE, गंगुई है, इंग्लिश में गंगुई नहीं, गैंग ही बोलेंगे इसको भी। क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। चलो जी, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अगला, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए, है ना, जो भी कूड़ा करकट गंदगी है ये सब हटाने के लिए मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? अगर आपको गंदगी हटानी है तो मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? गालक कहते हैं, को गालक कहते हैं, गालक कहते हैं। इंग्लिश में उसको फ्लक्स कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। द सब्सटेंस एडेड टू रिमूव गैंग फ्रॉम द और इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। यहां पर गैंग की जगह मैं इंप्योरिटी लिख दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, इंप्योरिटी। तो इंप्योरिटी दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? फ्लक्स मिलाते हैं, साफ हो जाता है सब कुछ, जिसको हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? गालक कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक बार बताओ, इसमें समझने जैसा है क्या? कितना आसान सा काम है। पहला काम, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु, तो बता दो एल्यूमिनियम है। बताओ क्या समझ नहीं आया? आप ही खुद सोच के बताओ, खुद दिमाग लगाओ, सोच कर बताओ कि इसमें समझने जैसा था क्या और हम क्यों नहीं समझ पाए। यह है एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा। शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आपको मेटल निकालना है तो उसको धातु कर्म कहते हैं। अगर आपको धातु निकालनी है और आप पत्थर लेकर आ गए अयस्क का, उसमें आपको कूड़ा कबाड़ा मिला तो उसको गैंग कहते हैं। उस कूड़े कबाड़े को हटाने के लिए जो चीज मिलाओगे उसको गालक कहते हैं। बताओ इसमें क्या समझाएं? वही है, सेम, ठीक है, ठीक है। कहानी क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, होता है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, आपका अधिकार है पढ़ने का, आपका अधिकार है जानने का। आप मुझे गाली देना चाहो गाली भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बात को फोकस करके कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी बात है? जब आप ट्रेनिंग वगैरह पे जाओगे ना, तो हो सकता है कि लठ से जूते से भी मारे आपको, लेकिन वो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। उसमें आप उलट कर वार नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते। दैट इज द प्रोटोकॉल। आपके लिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका डिसिप्लिन, मैनर खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो तो ये सोचकर पढ़े करें कि उसमें से 100% में से मुझे किसी भी तरीके से 80% दिमाग में लाना है। 20% निकल जाए तो ये हर बार की पद्धति होती है। आप सिंगल 1 क्लास दिखा दो जिसमें क्लास में 100 का 100% आपको याद रहे, हो ही नहीं सकता है बिना रिवीजन के। ठीक, बिल्कुल पंकज बेटा समझ गए हैं। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं चारों? जी बिल्कुल, चारों क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं किस पर? निस्तापन और भर्जन पर, ठीक है। निस्तापन पर और भर्जन पर। यहां पर निस्तापन और भर्जन की अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए होते हैं? ये क्यों हैं? ये क्यों हैं? ये अयस्क को ऑक्साइड बनाने वाले होते हैं। ये दोनों ऑक्साइड बनाने वाली प्रक्रिया है। ये भी अयस्क से ऑक्साइड बनाएगा, ये भी अयस्क से ऑक्साइड बनाएगा। दोनों ही ऑक्साइड बनाने वाली प्रक्रिया है। बताता हूं कैसे। मान लो एक है ZnS और एक है ZnCO3, ये आ गया, ठीक है। ZnS ने कहा मुझे भैया ZnO बनना है। ZnCO3 ने कहा मुझे भी ZnO बनना है। दोनों ने कहा। क्यों? इन दोनों को ZnO क्यों बनना है? क्योंकि ये भी ऑक्साइड है और ये भी ऑक्साइड है। ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु मेटल के साथ सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ। अच्छा, अब ये कह रहा है भैया मेरे पास ऑक्सीजन तो नहीं है, आप मुझे अलग से ऑक्सीजन दो, मैं ZnO बनाऊंगा। जब अलग से ऑक्सीजन दी जाती है
तो ये भर्जन होता है। बात समझे? ठीक। अच्छा, इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है, इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है। अगर इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन नहीं देना पड़ता, बस इसको गर्म करना पड़ता है, इसका कार्बन वगैरह अलग हो जाएगा, तो ये ZNO बन गया। तो हर एक कोशिश होती है ऑक्सीजन बनने की, यानी कि ऑक्साइड बनने की। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही प्रक्रिया ऑक्साइड बनाने की होती है। अब देख लेते हैं क्या अलग बात होगी इसमें, क्या अलग बात होगी इसमें। चलिए, निस्तापन और भर्जन दोनों के दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। अयस्क को O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अयस्क को O2 की अनुपस्थिति, अयस्क को O2 की अनुपस्थिति में गर्म करके, गर्म करके ऑक्साइड बनाना, गर्म करके ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड बनाना निस्तापन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। चलिए, निस्तापन कहलाता है। ठीक है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं, वो 5 बिस्कुट पार्ले जी के खा लिए थे किसी ने 6 में से, तो मेरे लिए की छोड़ा था, वो इसी बात की टेंशन है। चलो, अयस्क को O2 की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड बनाना निस्तापन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसकी O2 नहीं देना है किसी भी कीमत पे, बस गर्म कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड फ्रॉम और by heating, by heating in the absence, in the absence of O2 supply। आपको O2 नहीं देनी है किसी भी कीमत पर, अपने आप गर्म करके बनाओ, छुट्टी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ती है, बस गर्म कर दो। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें ऑक्साइड बनेगा लेकिन ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो यहां पर क्या होगा, सब कुछ होगा, अनुपस्थिति की जगह पर उपस्थिति लिख दूंगा मैं। ठीक है, चलो मैं कोशिश करके देखता हूं कि मैं इसी में ही काम चला दूं। ओहो, इसमें काम चलेगा नहीं चलेगा, ये कह रहा है कि हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी अलग हो जाएगा। चलो मैं दोबारा लिख लेता हूं। तो यहां पर होगा अयस्क को, अयस्क को O2 की उपस्थिति में, अयस्क को O2 की उपस्थिति में, उपस्थिति में गर्म करके, गर्म करके ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड बनाना। आप बस इतना याद रखना, O2 नहीं दी जाती, O2 दी जाती है, इससे भारी भयंकर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, अयस्क को O2 की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड बनाना, बनाना भर्जन कहलाता है, भर्जन
कहलाता है। ओके जी, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही होगा। द कन्वर्जन ऑफ और इनटू ऑक्साइड्स by heating in the supply of O2, in the supply of O2, ठीक है। ठीक, भर्जन को हम कहते हैं रोस्टिंग, तो इसको O2 के साथ हम करेंगे और इसको हम O2 के बिना करेंगे। एक एक एग्जाम्पल मैं लिखकर आपको दिखा दे रहा हूं, उल्टा नहीं हुआ है, सीधा ही है बिल्कुल। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ZnCO3 है, इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो बस गर्म कर दो, ZnO अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। लो जी। लेकिन अगर मैं इसके एग्जाम्पल को लिखूंगा तो मैंने लिखा ZnS, इसमें भैया ऑक्सीजन देकर गर्म करना पड़ेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन देना पड़ेगा तब जाकर कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ZnO हो जाएगा और SO2 हो जाएगा। टारगेट पूरा हो गया। आप मुझे बताना, अगर आपकी मम्मी जी कढ़ाई में खाना बना रही हैं तो दोनों में से कौन सा है? कढ़ाई खुली हुई है और सब्जी चले जा रही है, गैस पर चले जा रही है, तो अपनी मम्मी जी से पूछिए कि निस्तापन कर रही हो मम्मी जी या भर्जन कर रही हो। वो बात अलग है कि कुकर उड़ता हुआ आपके मुंह पर आए, लेकिन डरना नहीं है, एक बार पूछना जरूर है क्योंकि आप योद्धा हो। ठीक है, अब ये बात जाकर एक बार पूछिए। सर सब अयस्क में गैंग होगा? हाँ, सब अयस्क के अंदर गैंग हो सकता है। ठीक है, 99% आपकी इम्प्योरिटी मिलती जरूर है। ठीक है सर, और के इतने क्या काम आते हैं? अरे धातु निकाल रहे हो, काम ही काम है। लोहा कहाँ से प्राप्त करोगे? अयस्क से ही तो करोगे। ठीक है, तो क्या किसी की मम्मी ने बताया कि अगर कढ़ाई में खाना बन रहा है, उसको चलाया जा रहा है, तो उसके कढ़ाई जो है खुली हुई है, उसके ऊपर ऑक्सीजन आ रही होगी। अगर ऑक्सीजन आ रही है तो सीधी बात है, खुली कढ़ाई में खाना बन रहा है, ऑक्सीजन आए जा रही है, गर्म होता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कुकर के अंदर खाना बन रहा है, कुकर के अंदर चावल चढ़ा दिए है ना, हम सब क्या करते थे, चावल डाल देते थे, उसी में ही कुकर के अंदर पतीला रख देते थे छोटा सा, उसी के अंदर डाल डाल देते थे और कुकर बंद कर देते थे। ऑक्सीजन आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ऑक्सीजन आने का मतलब ही नहीं है तो कुकर के अंदर क्या हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। ठीक है जी, परिभाषा नहीं पूछता, ये पूछता है ये दे दिया, बताओ ये क्या है, निस्तापन है, भर्जन है, बता दिया। या फिर ऐसी स्टेटमेंट लिख कर आ जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा क्या है। ठीक है जी, कहानी समझ में आ गई है? ओके जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कुछ धातु के पॉइंट पर, है ना, कुछ धातु के पॉइंट पर। जैसे पहला, पोटेशियम एक धातु है हमारी, मेटल है। उसकी खोज किसने करी? क्योंकि हम धातु ही पढ़ रहे हैं, मेटल ही पढ़ रहे हैं जब से, तो कुछ पॉइंट आपके लिए होने भी चाहिए। तो पोटेशियम की खोज किसने करी? डिस्कवरी ऑफ पोटेशियम किसने करा? तो सबसे पहले पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है। तो नाम क्या है? हेम्फ्री डेवी ने। तो आप डेवी नाम याद रखना, डेवी, हेम्फ्री डेवी ने इसकी खोज करी है। हेम्फ्री डेवी ने इसकी खोज करी है। कहानी क्लियर है? अब इसमें नहीं समझा पाऊंगा मैं, इसका नाम कहाँ से आया, वो तो मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। हेम्फ्री डेवी भैया बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा ने नाम क्यों रखा और तुमने पोटेशियम की खोज काहे करी है? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, नाम बस याद रखो डेवी, भूल जाओ बाकी, डेवी के बारे में कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, अभी देखो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो उसमें तो अभी बढ़ेंगे ना नंबर। अभी से ही अगर घबरा जाओगे, शुरू में तो नंबर ऐसे ही रहते हैं, एक लाइन आती है जिसमें नंबर एक जैसे ही रहते हैं, अचानक से नंबर बढ़ते हैं शेयर मार्केट की तरह। तो टेंशन काहे ले रहे हो, है ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए दूसरा कौन सा है? लोहा। अच्छा, लोहे के जंग का सूत्र क्या होता है? क्योंकि ये भी धातु से संबंधित है। लोहे के जंग का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन। क्योंकि लोहे के ऊपर जंग लगा है तो ये आपको बताना है। ठीक है, फिर मैं लोहे से संबंधित कुछ बातें भी बताऊंगा आगे। तो लोहे के जंग का जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 XH2O।
ये कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। और भूरा रंग इंग्लिश में ब्राउन कहलाता है, ब्राउन। ठीक है, लोहे के ऊपर अभी बात बताऊंगा, याद रखना। नंबर तीसरा, आतिशबाजी। आतिशबाजी को हम क्या कहते हैं? फायर वर्क्स, फायर, है ना, रॉकेट वगैरह जो होते हैं ऐसे। आतिशबाजी में हरा व लाल रंग, रॉकेट उड़ता है, फटता है, उसमें हरा और लाल रंग आता है। तो ये ग्रीन और रेड कलर किस धातु के कारण है? तो आपको ध्यान रखना होगा, हरा रंग होता है बेरियम की वजह से। हरा रंग बेरियम की वजह से होता है, Ba, बेरियम, याद रहेगा, मैंने आपसे पूछा भी था इस ब्लॉक में। और लाल रंग होता है स्ट्रोंसियम की वजह से। लाल रंग किसकी वजह से होता है? स्ट्रोंसियम की वजह से होता है, Sr। Sr की वजह से होता है स्ट्रोंसियम, स्ट्रोंसियम। ठीक है जी, स्ट्रोंसियम, बिल्कुल सही बात है। ठीक ठीक, चलिए, हमको कुछ नहीं समझना है। ओहो शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोहे से विशेषतर बातें कर लेते हैं। लोहा, जिसको हम कहते हैं आयरन, इससे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। लोहा, आयरन, संकेत क्या होता है? Fe होता है। लोहा अगर देखें तो 4 प्रकार का लोहा आपको धातु निष्कर्षण पे मिलेगा। जब आप लोहा निकालते हैं ना, तो उसमें 4 प्रकार का लोहा मिलता है। एक लोहा होता है कच्चा लोहा, एक लोहा होता है कच्चा लोहा, हम इसको पिग आयरन बोलते हैं। सबसे घटिया क्वालिटी में यही आता है, कच्चा लोहा, पिग आयरन। ठीक है, एक होता है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन होता है जिसको ढलवा लोहा कहा जाता है। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, तो आपको मेटल के बारे में ये बात पता होनी चाहिए। ढलवा लोहा, ढल गया, कास्ट कर दिया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, फिर है पिटवा लोहा। फिर है पिटवा लोहा, जिसको रॉट आयरन कहते हैं। रॉट आयरन, पीट पीट कर बनाया गया लोहा, है ना, इसको पीटने के हिसाब से रखा जाता है हथौड़ी वगैरह बनाने में। फिर एक होता है स्टील। स्टील, स्टील सबसे मजबूत बोली गई है इनमें। जो आपकी भारतीय रेल है वो स्टील का ही इस्तेमाल करती है ना, स्टील का इस्तेमाल करती है। तो ये लोहा धातु के बारे में 4 पॉइंट आपको अलग अलग प्रकार के लोहे दिखाई दे रहे हैं। कहानी क्लियर हो गई है जी? बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई है। ठीक, ओके जी, पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे धड़ाधड़ 5 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फटाफट 5 क्वेश्चन इस क्लास में से बता दो। पहला, निम्न में से कौन आयरन का अयस्क नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं आपको कितना लगभग लगभग याद हुआ होगा। ठीक, तो बताओ, निम्न में से कौन आयरन का अयस्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर ऑफ आयरन? बताएंगे कौन सा नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या बॉक्साइट? ठीक, जल्दी से बताएंगे। ढलवा लोहा कौन सा होता है? जो गांव में देखे ना, छोटे छोटे नल, कुचुर 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 नल चलते रहते हैं, उसको ढलवा लोहा कहते हैं। डैगचून, कास्ट आयरन है, सुना है? गटर के ढक्कन बनाने के लिए कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही है बॉक्साइट। भैया बॉक्साइट इसके लिए नहीं होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए होता है। और एल्यूमिनियम में जो बॉक्साइट का जो सूत्र है, ये Al2O3 × 2H2O होता है। बाकी ये तीनों जो होते हैं ये लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द और इज कॉल्ड। द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द और इज कॉल्ड, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। गैंग कहेंगे, गैंग कहेंगे, खनिज कहेंगे, धातु कहेंगे या फ्लक्स कहेंगे? अब जो बच्चे फ्लक्स पे यहाँ पे लगा रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स तो गैंग हटाने वाला होता है। गैंग की जगह मैं शुद्धि बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अशुद्धि हटाने वाला होता है, इम्प्योरिटी हटाने वाला होता है। तो ये वाला कौन सा होता है? गैंग होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो गैंग। गैंग बनाकर कौन लोग रहते हैं? जो बेकार होते हैं, अशुद्धि वाले होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गैंग।
चलो जी, बहुत सही है। नंबर तीसरे की बात करेंगे, सिनेबार है। नंबर तीसरे की बात करेंगे, सिनेबार है। तो सिनेबार कौन सा होगा? पीबीएस होगा, जेडएनएस होगा, एचजीएस होगा, एजीसीएल होगा? आप देख लो, फॉर्मूला जिसको याद है या याद हो गया है वो कब बता सकते हैं, बताएंगे? अच्छा जी, है ए ऑप्शन? अच्छा, ये बाद वाले बच्चे बता रहे हैं, तो बताओगे सिनेबार कौन सा होगा? पीबीएस? भैया पीबीएस को तो गैलेना कहते हैं, ये गैलेना है, ठीक है, गैलेना याद रखना, गैलेना। जेडएनएस जिंक ब्लेंड है ये तो, ठीक है। एचजीएस बिल्कुल सही बात है, सिनेबार। और एजीसीएल हॉर्न सिल्वर होता है, ठीक है। तो कौन सा वाला हो गया है? ये सी ऑप्शन हो गया है, एचजीएस, बिल्कुल ठीक। अब जेडएनएस जो बोले हैं वो जिंक ब्लेंड बोल रहे हैं, ये जिंक ब्लेंड है, ठीक। और एजीसीएल हॉर्न सिल्वर है। हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम सेम होते हैं, बस लिखने का फर्क होता है, हॉर्न सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब बता दो, मेरे एग्जाम वाला क्वेश्चन, FeCO3 अयस्क का नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ FeCO3 और? ठीक है, अब बताओ, बस ये थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं। Fe2O3 पूछ लेता है, एक पेपर में Fe3O4 पूछ लेता है। सारा कहानी लिस्ट से ही, सारी कहानी किताब से ही, सारी कहानी आपकी क्लास से। ओके, अरे इतने सारे सी लिखने की क्या जरूरत थी, हैं? चलो बताओ क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ FeCO3 और? तो FeCO3 और का जो नाम होता है वो होता है सिडेराइट। कौन सा है? सिडेराइट, FeCO3, सिडेराइट, सिडेराइट, सिडेराइट। चलिए, कहानी समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 5, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना कहलाता है। हीटिंग द और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का मतलब O2, हवा, इज कॉल्ड। निस्तापन, भर्जन, हिमीकरण, स्मेल्टिंग। ठीक है, यहां पे भर्जन और निस्तापन की स्पेलिंग अलग है, ठीक है, यहां पे गलत टाइप हुआ है। यह है कैल्सिनेशन, यह है कैल्सिनेशन, और यह है कौन सा? रोस्टिंग। यह है कौन सा? रोस्टिंग। तो बताओगे कौन सा वाला होगा? और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए। ओके, FeCO3 किसका फॉर्मूला होता है? अभी बताए तो हैं, ये रहा सिडेराइट का। चलिए अब बताओगे कौन सा होगा? वायु की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करना कहलाते हैं। हीटिंग द और इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड। कौन सा? निस्तापन, भर्जन, हिमीकरण, स्मेल्टिंग। तो ये क्या होगा? उपस्थिति है, तो यानी कि भर्जन, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की क्लास को विराम देते हैं। बहुत गजब तरीके से पढ़ते हैं। और एक बात खुद ही सोच के चलो, 100 बच्चों में से 99% बच्चों की अगर समझ में आ रहा है और 1% की बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है, तो 2-3 बातें हो सकती हैं। गलत तरीके से मत लेना, मैं बता रहा हूं। 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली बात है बेसिक क्लियर ना होना, जो कि मैं कवर करा रहा हूं, तो उसमें मेहनत चलिए। दूसरी बात होती है कि घर पे खुद की स्टडी नहीं करना। जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों को लगता है कि हमने एक क्लास पूरी कर ली है तो समझो ये हो गई, हमें इसको नहीं करना है। ऐसा नहीं, मत करना कभी। जब क्लास पूरी हो गई है तो आपको जो PDF मिलती है, आप PDF को निकाल सकते हो या देख सकते हो। उस पर आप देख सकते हो कि मुझे क्या याद नहीं है, उसको याद करना, ठीक है। चलो, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही मैं बिल्कुल आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। कल 6 बजे आपको यहीं पे मिलूंगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शुरू के 2-3 दिन में टेक्निकल टर्म्स की वजह से क्लास लेट हो गई थी, इस वजह से बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि आज तो सही आ गए हो, आज लेट नहीं हुए। तो मैं कभी लेट होता भी नहीं, टेक्निकली की वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम आपको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसी के साथ ही ये क्लास से अलविदा, आगे लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।